दोस्तों नमस्कार। जब से केंद्र की मोदी सरकार ने CAA की अधिसूचना जारी की है, यानी कि इसको लागू करने का ऐलान किया है, तब से भारतीय राजनीति के अंदर CAA को लेकर के चर्चा काफ़ी तेज़ हो गया है, काफ़ी गर्म हो गया है। इसके पक्ष विपक्ष में कई तरह की बातें कही जा रही है। विपक्षी पार्टियों के द्वारा इसको एक अवसरवादी राजनीति के रूप में कहा जा रहा है, वोट बैंक की राजनीति के रूप में इसको देखा जा रहा है, और साथ ही साथ इसको हिंदू मुस्लिम के बीच में एक दरार पैदा करने की कोशिश बताई जा रही है। धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप भी लगाया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर के जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उन्होंने क्या बोला है उसको भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ आज इस वीडियो के अंदर मैं 5 पॉइंट ऐसे आपके सामने रखूंगा जो कि ये सोचने को मजबूर कर देती है कि सचमुच में ये जो कानून है, नागरिकता संशोधन जो कानून है, वो सुसंगत नहीं है और एक गलत इरादे से या गलत मंशा के साथ इसको मोदी सरकार के द्वारा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसको लाया गया है। सबसे पहली बात जो इसमें है वो धर्म को लेकर के है ना। धर्म को लेकर के इसमें ये कहा गया है कि गैर मुस्लिम्स यानी कि मुसलमानों को छोड़ करके जो बाकी के जो 5-6 जो संप्रदाय है, जो धर्म है, मसलन कि हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, पारसी है, जैन है, इन सब को नागरिकता दी जाएगी। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों मुस्लिमों को इसमें छोड़ा गया है। क्या मुस्लिम प्रताड़ित नहीं है जिन देशों से लाने की बात की जा रही है, और जिस तरीके की बीजेपी की राजनीति रही है देश के अंदर, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि किस तरीके से देश के मुस्लिमों के साथ ये लोग भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं। वही सोच जो है बीजेपी की यहाँ भी झलकती है, और इसीलिए मुस्लिमों को इससे बाहर रखा गया है और कहा गया है कि गैर मुस्लिम्स को सिर्फ गैर मुस्लिम्स को नागरिकता प्रदान की जाएगी। दूसरी चीज़ कि जो 3 पड़ोसी देश इसमें शामिल किए गए हैं, यानी कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो इसको लेकर के भी एक सवाल पैदा होता है मन में कि आखिर क्यों इन्हीं 3 पड़ोसी देशों को शामिल किया गया। हिंदुस्तान के पड़ोस में और भी कई सारे देश हैं, नेपाल है, भूटान है, चीन है, म्यांमार है ना। इन पड़ोसी देशों के अंदर क्या लोग प्रताड़ित नहीं हैं? क्या उनके वहाँ पर लोग धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं हैं? तो क्यों सिर्फ इन्हीं 3 देशों को, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, क्यों सिर्फ इन्हीं 3 पड़ोसी देशों के लोगों को नागरिकता देने की बात की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा। तीसरी चीज़ जो कि बहुत अहम है कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो ऑलरेडी बहुत अधिक है, और जब आप इन देशों के नागरिकों को अगर आप यहाँ पर नागरिकता देते हैं, यहाँ पर उनको बसाते हैं, रहने के लिए उनको अलाउ करते हैं, तो इस देश के जो संसाधन हैं, जो कि पहले से ही सीमित संसाधन है, उस पर जनसंख्या का और बोझ बढ़ जाएगा। यानी कि लोग और अधिक हो जाएंगे और संसाधन जो कि पहले से ही कम है वो और कम हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती हो सकता है, बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए कि पहले अगर आप 5 रुपये में हैं, 3 लोग गुजारा कर रहे हैं, और बाहर से अगर 2 लोग और आ जाएंगे हैं, तो अब 5 रुपये में 5 लोगों को काम करना पड़ेगा या उनको गुजारा करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात, एक संसाधनों पर बोझ बढ़ जाएगा जनसंख्या के बढ़ते ही। उस चीज़ का जो उसकी कैसे पूर्ति करेंगे केंद्र सरकार, कैसे पूर्ति करेंगे नरेंद्र मोदी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। चौथी चीज़ है कि जैसा कि इस बात का जिक्र केजरीवाल साहब ने भी किया है, मैं वो ट्वीट भी आपको दिखाऊंगा, कि ये जो तरीका है इस तरीके से नागरिकता देने का, ये एक बीजेपी का वोट बैंक की राजनीति हो सकती है कि उन देशों से कुछ लोगों को ला करके और देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी सुविधा के अनुसार उनको बसा दिया जाए, ताकि वो वोट बैंक हमारा बन जाए, हमारा एक वोट बैंक के माफिक वो हम उसका इस्तेमाल कर सकें। और इसमें एक और ये चीज़
पेंच फंस सकता है कि देश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति भी चरमरा सकती है, क्योंकि हो सकता है कि उन देशों से कुछ शरारती जो तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, वो भी हिंदुस्तान के अंदर आ कर के और यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि नागरिकता पाने की जो प्रोसेस इसमें बनाया गया है वो बहुत ही लचीला कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट का जो दिखाना है प्रूफ के तौर पर वो बहुत ही लचीला है। उसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं। आप कोई भी डॉक्यूमेंट दिखा करके, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या कुछ भी ऐसा, ड्राइविंग लाइसेंस या बर्थ सर्टिफिकेट है ना, या कुछ भी ऐसा दिखा करके और उसको प्रमाण के तौर पर आप पेश कर सकते हैं और आपको नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो हो सकता है कि इन देशों से पाकिस्तान, जो कि हमारे देश का एक हमेशा से एक दुश्मन की तरह वो व्यवहार करता रहा है, क्या पता वहाँ से कौन सा आतंकवादी आ जाए, है ना, कौन सा कुछ उपद्रवी तत्व आ जाए हिंदुस्तान के अंदर और यहाँ पर आकर के वो उपद्रव करे भविष्य के अंदर। इस चीज़ को भी मोदी सरकार को और केंद्र सरकार को सोचना चाहिए और इस पर चिंतन मनन करना चाहिए। जो चौथी चीज़ है वो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 14 है, जो कि विधि के समक्ष समता की बात करता है, उसका उल्लंघन ये कानून CAA कानून जो सीधे तौर पर करता है। और इन चीज़ों को लेकर के और भी मैं आगे एक दो चीज़ और बताऊंगा, लेकिन जो केजरीवाल साहब हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा है इसका वीडियो क्लिप भी उन्होंने आम आदमी पार्टी के जो यूट्यूब चैनल है उस पर शेयर किया है और ट्वीट के माध्यम से भी उन्होंने इस चीज़ की जानकारी दी है। क्या कहा है उन्होंने, इसको आप बड़े गौर से सुनिए और समझिए। केजरीवाल साहब कहते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा भारत की बर्बादी के लिए लाए CAA पर CM अरविंद केजरीवाल के तर्कपूर्ण तथ्य। सबसे पहली बात, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं, 2.5 करोड़ से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं इन तीनों देशों में। अगर इसमें से 1.5 करोड़ लोगों को भी भारत में बसाया तो उन्हें नौकरियां और घर कौन देगा? क्या भारतीय पाकिस्तान से आए लोगों की झुग्गियों अपने घर के बाहर देखना पसंद करेंगे? मतलब आपके घर के बाहर इन लोगों की झुग्गियां अगर लगा दी जाए तो क्या वो किसी को पसंद आएगा? तीसरी चीज़ ये क्या कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान से गलत लोग आ गए, जिसका कभी हमने जिक्र किया, तो इस देश की कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, दंगे चोरियां होंगी। आगे क्या कहते हैं कि 11 लाख व्यापारी केंद्र सरकार के अत्याचार से परेशान होकर विदेश चले गए हैं। लाना है तो उन्हें लाओ ताकि देश का फ़ायदा हो। आखिर बात कहते हैं कि केंद्र सरकार CAA सिर्फ BJP का वोट बैंक बढ़ाने के लिए लाई है। ये जो है कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यात्मक चीज़ें इन्होंने रखी है इस ट्वीट के माध्यम से। और जाहिर सी बात है कि इस देश के अंदर जो बेरोज़गारी की स्थिति है ना, आज़ादी के बाद से अब तक संभवतः सबसे हाईएस्ट लेवल की बेरोज़गारी है। तो आप अपने देश के युवाओं को रोज़गार तो दे नहीं पा रहे हैं, है ना, तो वहाँ से जिन लोगों को आप यहाँ पर बसाएंगे उनको आप कहाँ से नौकरी देंगे? हमारे देश के लोग, मैंने पिछले वीडियो में भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि इस देश में भारत सरकार खुद अपने देश के नागरिकों को इजराइल भेज रही है। सोचिए, जहाँ पर कि युद्ध चल रहा है और यहाँ के लोग मजबूरन वहाँ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर काम नहीं है, नौकरी नहीं है। तो चलो भैया, युद्ध चल रहा है तो क्या हुआ, काम तो कम से कम मिलेगा, पैसा तो कम से कम मिलेगा, उससे हमारे घर की आर्थिक स्थिति में तो सुधार होगा। इस सोच के साथ लोग एक युद्धग्रस्त क्षेत्र में जा कर के नौकरी करने को मजबूर हैं। लेकिन मोदी सरकार दूसरे देश के लोगों को यहाँ पर शरण देना चाहती है, यहाँ पर उनकी नागरिकता देना चाहती है, यहाँ के जो संसाधन हैं उसमें उनको हक देना चाहती है। ये कहाँ तक तर्कपूर्ण है, इस पर सोचने की बात है। एक और चीज़, जनसत्ता अखबार के अंदर एक चीज़ आया था खबर कि इसमें ये चीज़ कहा गया है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, कि US कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के आंकड़ों के अनुसार 2023 में सिर्फ 2023 के अंदर अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने वाले भारतीयों की संख्या लगभग 1 लाख थी। सोचिए कि सिर्फ 2023 के अंदर, है ना, अमेरिका में अवैध रूप से इलीगल तरीके से प्रवेश करने वालों की संख्या लगभग 1 लाख थी। कल जो सुप्रिया श्रीनेत है, कांग्रेस पार्टी की नेता, उन्होंने अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया था
कि पिछले 10 साल में 13 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो भारतीय नागरिकता छोड़ चुके हैं, यहाँ से जा चुके हैं। केजरीवाल साहब ने भी अपने ट्वीट में किया है कितने सारे व्यापारी जो है वो देश छोड़ कर के जा चुके हैं। तो एक तरफ तो इस देश के लोगों को आप अपने यहाँ रोक नहीं पा रहे हैं, है ना, और दूसरे तरफ आप दूसरे देश के लोगों को यहाँ पर ला करके उनको बसाना चाहते हैं, उनको नागरिकता देना चाहते हैं। तो क्यों नहीं आपके मंशा के ऊपर सवाल उठेगा, और वो भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, है ना। तो इस पर आपके जो मंशा हैं उस पर तो सवाल उठेगा ही कि आप वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा कर रहे हैं, अपने लिए एक वोट बैंक लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश के अंदर ध्रुवीकरण पैदा करना चाहते हैं, वोट का बंटवारा करना चाहते हैं, एक तरह से अशांति फैलाना चाहते हैं। क्योंकि इसके चलते जब लास्ट टाइम किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुए थे देश के अंदर, है ना, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि मोदी सरकार के इस फैसले को गलत ठहराने के लिए काफ़ी है, और ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह का फैसला लाना नरेंद्र मोदी के एक गलत मंशा की तरफ इशारा करता है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।